नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आज मैं कुछ प्रश्न आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम तुलनात्मक राजनीति और सरकार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस भी कर लें। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता यहाँ पे दर्शाई जा रही है, ये हमें यहाँ पे जवाब देना है। आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, भारत और अमेरिका। तो दोस्तों, एक देश जिसका नाम है फ्रांस, उस फ्रांस की शासन व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सामने निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सामने निर्बल है। तो फ्रांस में जो शासन प्रणाली है वो अर्ध संसदात्मक है या फिर अर्ध राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में जो शासन प्रणाली है वो कौन सी है, जिसे हम कह सकते हैं अर्ध संसदात्मक। कैसी? अर्ध संसदात्मक, या फिर इसे एक नाम से और पुकारा जाता है फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध राष्ट्रपतीय शासन। अर्ध राष्ट्रपतीय शासन, तो अर्ध संसदात्मक और अर्ध राष्ट्रपतीय शासन का भी ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। यहाँ पर व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के सामने निर्बल है और मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल अवस्था में है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में ज़रूर लाभ देंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर हमें यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है राज्यों तथा केंद्रों में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता और संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में एक हमें अंतर बताना है। तो दोस्तों, जो संघीय प्रणाली थी वो आप सभी को पता है कि सबसे पहले अमेरिका में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी आपसे पूछ लिया जाए तो 1787। संघीय प्रणाली सबसे पहले अमेरिका में लागू हुई थी 1787 में। हमारा प्रश्न भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर को लेकर है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं राइट ऑप्शन वो है दोहरी नागरिकता। ये दोहरी नागरिकता हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अमेरिका और भारत की संघीय शासन व्यवस्था में जो अंतर है इन ऑप्शंस के माध्यम से वो हम देखेंगे कि दोहरी नागरिकता का अंतर है। अमेरिका में भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसे हम अमेरिकी संघवाद कह रहे हैं। भारत में भी संघीय शासन, जिसे हम भारतीय संघवाद कह रहे हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रश्न के हिसाब से हमने देख लिया। अब इस पे करते हैं छोटी सी चर्चा। अमेरिका और भारत में आप सभी को पता है संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। दोनों देशों में न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र। तभी तो देखो यहाँ पर राज्यों तथा केंद्र में शक्तियों का विभाजन दोनों में है, स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों में है, संविधान की सर्वोच्चता दोनों में है। दोहरी नागरिकता केवल अमेरिका में है, भारत में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये अंतर नहीं था। अंतर है। ठीक है, तो संविधान संघीय शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के द्वारा संघ और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी है दोनों देशों में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ पर? भारतीय संघवाद में। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं, वीडियो पर बने हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें। यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, जो कि हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में कुछ देशों के संविधान के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। तो समय समय पर मैं आपको उसके सामने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देता रहूँगा जो आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये मत किसका है? तो ये मत है दोस्तों डी टॉकविले का।
ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व प्रथा और एवं अस्तित्व पर आधारित होने के कारण ब्रिटिश संविधान जो है वो प्रथाओं पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है ना। इसलिए डी टाकविले कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, प्रथाओं पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है ब्रिटिश संविधान, आप सभी को पता होगा, ठीक है। वहाँ का जो राजा होता है उसमें केवल और केवल एक पावर नहीं है, वहाँ के संप्रभु में केवल एक पावर नहीं है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना दे, इसके अलावा वो कुछ भी कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ब्रिटिश का संविधान मान्यताओं और प्रथाओं पर आधारित है, तो ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व तो नहीं है, किसने कहा? डी टाकविले ने। नेक्स्ट देखिए, संघात्मक शासन अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? अभी मैंने आपको ऊपर ही चर्चा में बताया था कि संघात्मक शासन अपनाने वाला पहला देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका में अपनाया गया था मेरे दोस्तों 1787 में। कब अपनाया गया था? 1787 में, ठीक है। फिर आपसे इसके बाद में 1867 की बात हम करें तो इसमें जो देश संघात्मक शासन अपनाता है वो है आपका कनाडा। कौन सा है? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, नाइजीरिया के लिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, अमेरिका आपके संविधान अमेरिका आपके सिलेबस में है तो अमेरिका के बारे में पूछा जा सकता है। तो 1787 में अमेरिका में सबसे पहले संघात्मक शासन अपनाया गया था 1787 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए दोस्तों। देश का संविधान किसकी व्यवस्था नहीं करता? प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है यह प्राधिकार की सीमाओं को परिभाषित करता है, विभिन्न प्राधिकारों के मध्य क्षेत्राधिकार के आयाम को परिभाषित करता है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह बहुसंख्यकों के कल्याण हेतु योजना परियोजना की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों इसमें नहीं करता है पूछा गया है। देश का संविधान किसकी व्यवस्था नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के हिसाब से सही है कि बहुसंख्यकों के कल्याण और योजना परियोजना की व्यवस्था नहीं करता, ठीक है ना। अब देखो, पाश्चात्य राजनीतिक समाज जो हैं जिसमें संविधानों में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जिनमें विधि का शासन है, मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता का प्रावधान है, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन है, पृथक्करण की व्यवस्था है, विकेंद्रीकरण है, नियंत्रण संतुलन है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये व्यवस्था नहीं की जाती कि बहुसंख्यकों के कल्याण हेतु योजना परियोजना की व्यवस्था करे। देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दोस्तों, सरकारों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? अब प्रश्न है आपके सामने, सरकारों का प्रथम वर्गीकरण। मैंने अपने वीडियो नोट्स में भी आपको कई बार बताया है, ये प्रश्न मैंने वन लाइनर में भी आपसे डिस्कस किया। इसका मतलब ये प्रश्न अगर बार बार आपके सामने आ रहा है तो ये महत्वपूर्ण है। सरकारों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने दिया था दोस्तों? तो अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तू ने। आप सभी को पता है अरस्तू ने 158 संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद में अरस्तू ने सबसे पहले सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण दिया। इस वर्गीकरण का आधार जो था उसने शासकों की संख्या और उसके शासन के उद्देश्य को अपनाया। एक व्यक्ति का शासन अगर अच्छे उद्देश्य के लिए है तो राजतंत्र, परंतु अगर उसका उद्देश्य गलत काम के लिए हो जाए तो वो कुलीन तंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार अनेक व्यक्तियों का शासन जो है अच्छे उद्देश्य के लिए तो वो क्या होगा? पॉलिटी होगा। अगर उद्देश्य गलत हुआ तो वो लोकतंत्र होगा। तो अरस्तू ने सबसे अच्छा जो शासन माना वो अनेक व्यक्तियों का शासन जो कि सही उद्देश्य को लेकर हो, जिसे उसने पॉलिटी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पॉलिटी नाम दिया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वह देश जिसमें दबाव समूह की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमें जो ऑप्शन को देखना है उसे हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की जो राजनीतिक प्रक्रिया है
उसमें दबाव समूह का एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। उन्हें विधानमंडल के ऐसे सदन की संज्ञा दी जाती है जो संविधान के बाहर रहकर कार्य करते हैं और ये अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यानी अमेरिका। तो अमेरिका में दबाव समूह के बारे में कहा जाता है कि विधानमंडल के बाहर खड़े हैं लेकिन संविधान की सीमा के बाहर ये कार्य कर रहे हैं और अत्यधिक क्या है, वो प्रभावशाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8। संसदात्मक व अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो आप यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि जब भी हमें किसी देश की शासन प्रणाली का अध्ययन करना है तो हम वहाँ पर बिल्कुल इसी आधार पर पता लगा सकते हैं कि जो वहाँ की विधायिका है और जो कार्यपालिका है उसके संबंधों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसमें? संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो इसलिए हम विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर बता सकते हैं कि वो संसदात्मक व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। या फिर किसी भी देश की संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हम वहाँ विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों की बात देखेंगे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, यदि वहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो सीधी सी बात है जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होगी, अलग होगी, उत्तरदायी नहीं होगी, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रश्न थे आपके लिए यहाँ पर आज के इस वीडियो नोट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, परीक्षा की तिथियों की चर्चा में मत पड़िए क्योंकि सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी नहीं देने वाली। तथाकथित चर्चित टीचर जो कि यूट्यूबर का ही काम करते हैं वो ये बातें फैलाते रहते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिल भी जाता है, दे भी दिया जाता है, न्यूज़पेपर में भी आ जाता है। तो आपको इस प्रकार से सूचना देना कोई भी, मैं तो नहीं मानता किसी प्रकार का सही कार्य है, क्योंकि आप अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। थोड़ा सा भी एक ब्रेकर आता है जिसको आप फॉलो करते हैं, वो ये सूचना आपको देते हैं बिना किसी ऑथेंटिसिटी के या बिना किसी तथ्यों के आधार पर यदि वो बातें करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनके जो फॉलोअर होते हैं उनके मानसिक, उनके दिमाग पर कुछ ना कुछ गलत प्रभाव पड़ता है और फिर लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो ऐसा नहीं है कि तिथि के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, अधिकार है, लेकिन आप अभ्यर्थियों के साथ में उन्हें अपने श्रोता बनकर नहीं, उनका बड़ा भाई बनकर काम करें। उनको हमेशा ये कहें कि तिथि कभी भी हो आपको पढ़ाई करते रहना है, इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। यदि कोई ऐसी सूचना आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, तमाम यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल पर भी मिल जाएगी और अनेक जो चैनल हैं जो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं वो भी आपको दे देंगे। तो बिना चिंता के आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू सो मच।